Hello students, I Abhay Kumar going to discuss part 5 of the chapter 5 Laws of Motion of class 11. In this video, I am going to discuss dynamics of non-uniform circular motion and solutions to concepts of physics written by Dr. S.C. Verma. The problems to be solved are problems number 7.3 and 7.20 of chapter 7 circular motion of the book Concepts of Physics. First of all, dynamics of uniform circular motion. Non-uniform circular motion, dynamics of non-uniform circular motion. अभी तक हमने डिस्कस किया सर्कुलर मोशन के बारे में इस चैप्टर के पहले 4th पार्ट्स में और लास्ट चैप्टर के लास्ट पार्ट्स में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब बॉडी मोशन में होता है सर्किल पर, तो उस बॉडी का स्पीड पार्टिकल के सर्किल के किसी भी पॉइंट पर चेंज नहीं करता है, लेकिन वेलोसिटी चेंज करता है, जिसके कारण एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, और उसका डायरेक्शन सेंटर की तरफ एक्ट करता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेंटर की तरफ एक्ट होता है, जिससे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन कहा जाता है, जिसका एक्सप्रेशन AC = v² होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन AC = v/r। सिंबल ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज AC। ए स्मॉल a सफिक्स में C होगा। C स्टैंड्स फॉर सेंट्रीपिटल, A स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड भी, किसी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट का स्पीड भी सर्किल के एवरी पॉइंट पर चेंज करेगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो स्पीड कांस्टेंट था, डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज करता था। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट था कम से कम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड भी सर्किल के एवरी पॉइंट पर चेंज करेगा। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ए पार्टिकल मूविंग ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल और मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ changes at every point, then it is called non-uniform circular motion. जब किसी ऑब्जेक्ट का या किसी पार्टिकल का स्पीड सर्किल के या सर्कुलर पाथ के वृत्तीय पथ के प्रत्येक पॉइंट पर, एवरी पॉइंट पर चेंज करता है, तो इसे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, असमरूप वृत्तीय गति कहा जाता है। राइट डाउन दिस डेफिनेशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. If the speed of an object or a particle moving in circle or moving on a circular track or circular path, moving in a circle changes at every point, of the circle, every point स्पीड भी चेंज करेगा। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड चेंज नहीं करता था, वेलोसिटी चेंज करता था, लेकिन यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर में पार्टिकल का स्पीड भी, ऑब्जेक्ट का स्पीड भी सर्किल के या सर्कुलर ट्रैक के या सर्कुलर पाथ के या कर्व पाथ के एवरी पॉइंट पर चेंज करेगा। सो इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्किल चेंजेज एट एवरी पॉइंट ऑफ द सर्किल, it is called non-uniform circular motion. That is, motion of the particle or motion of the body which is moving in a circle is said to be non-uniform circular motion. यदि सर्किल में या किसी सर्किल के सर्कमफ्रेंस पर, परिधि पर मोशन करते हुए गतिशील किसी कण का या वस्तु का, ऑब्जेक्ट का
स्पीड उसके उस सर्किल के प्रत्येक बिंदु पर चेंज करे, एवरी पॉइंट पर चेंज करे, तो उस पार्टिकल के मोशन को, उस ऑब्जेक्ट के मोशन को नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाता है, असमरूप वृत्तीय गति कहा जाता है। वस्तु की गति को वृत्त पर असमरूप वृत्तीय गति कहा जाएगा। इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब चूंकि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सर्किल के सरकमफ्रेंस के एवरी पॉइंट पर स्पीड भी चेंज करता है, वहां तो स्पीड कांस्टेंट था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो स्पीड कांस्टेंट था, इसलिए सरकमफ्रेंस के अलोंग एक्सेलेरेशन जो पार्टिकल का था बॉडी का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वह 0 था। क्योंकि एक्सेलेरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो रहा था वह केवल रेडियस के अलोंग था, जो कि ए आर था या ए सी था, अलोंग द रेडियस ए आर या ए सी उसको कहें, सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन, जो कि वी स्क्वायर बाई आर था। लेकिन यहाँ स्पीड भी चेंज कर रहा है, इसलिए टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी मान लिया, सपोज करते हैं कि ये सर्किल है जिसका रेडियस आर है और उसके पी पॉइंट पर स्पीड पार्टिकल का भी है, दूसरे पॉइंट पर जाएंगे तो स्पीड चेंज हो जाएगा, वी डैश हो जाएगा, तीसरे पॉइंट पर जाएंगे वी डबल डैश हो जाएगा, उसके अलावा उसके अगले पॉइंट पर जाएंगे वी फोर डैश हो जाएगा। तो इस ढंग से सर्किल के एवरी पॉइंट पर स्पीड भी पार्टिकल का चेंज करेगा, और इसके कारण रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड के कारण एक्सेलरेशन टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होगा, जिसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहेंगे, और वह होगा AT इक्वल टू, अगर किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर P पर अगर देखें तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा वह AT इक्वल टू dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड dv अपॉन dt। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हो जाएगा dv अपॉन dt, और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन तो AR या AC उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा कितना, वी स्क्वायर बाई आर, जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंटीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन ही एक्ट करता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में 0 होता है, क्योंकि टेंजेंट के लॉन्ग पार्टिकल का स्पीड जो है कहीं भी चेंज नहीं करता है, डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज जरूर करता है, इसलिए एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस होता है पार्टिकल में या ऑब्जेक्ट में जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है, लेकिन वह डायरेक्शन सेंटर की तरफ होता है। तो एक ही टाइप का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि सेंटर की तरफ एक्ट करता है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रेडियस के लॉन्ग भी एक्सेलरेशन होगा, जो कि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होगा, जिससे हम पहले से वाकिफ हैं, और दूसरा एक्सेलरेशन, अब नया एक्सेलरेशन हो जाएगा टेंजेंट के लॉन्ग, चूंकि स्पीड चेंज कर रहा है, चूंकि स्पीड का जो डायरेक्शन है, स्पीड जो है पार्टिकल का, वह टेंजेंट के लॉन्ग ही होता है, क्योंकि पार्टिकल जो है सर्कमफ्रेंस पर मूव करता है, तो उसका स्पीड चेंज करेगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में एवरी पॉइंट पर। तो इसलिए एक्सेलरेशन एक न्यू एक्सेलरेशन होगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, जिसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन करेंगे, और जिसके मैग्नीट्यूड को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं AT mod इक्वल टू dv अपॉन dt। तो नाउ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसमें जो होगा वह अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सर्किल, ये टेंजेंट है P पॉइंट पर, टेंजेंट ड्रॉन किए हैं स्पर्श रेखा इस सर्किल के पॉइंट P को टच करते हुए, जिसके अलोंग वेलोसिटी P पॉइंट पर वेलोसिटी भी है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा एट पॉइंट P ऑफ द सर्किल। टेंजेंशियल मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज, magnitude of tangential acceleration at point P of the circle of radius small r, रेडियस है सेंटर से सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस स्मॉल r, at point P of the circle of रेडियस आर इज, अब इसे हम लिखेंगे सिंबल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का, वह हो जाएगा मॉड ऑफ AT, ए स्मॉल ए वेक्टर, सिंबल एक्सेलरेशन का सिंबल हो गया T फॉर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मॉड हो गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मॉड हो गया कितना, dv अपॉन dt। और रेडियल एक्सेलरेशन या सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जो सेंटर की तरफ एक्ट करेगा पॉइंट P पर, जब पार्टिकल इंस्टेंटेनियस पोजीशन उसका P जब है पार्टिकल का किसी पार्टिकुलर टाइम T पर, तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन AC या A रेडियल इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ये पहले हम देख चुके हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन
एट पॉइंट पी ऑफ द सर्किल, पार्टिकुलर पॉइंट पी पर है पार्टिकल किसी समय, एट इंस्टेंट टी, एट टाइम टी, एट पॉइंट पी, सर्किल पर पॉइंट पी सपोज किया गया है, इंस्टेंटेनियस पोजीशन टी टाइम पर, किसी टाइम टी पर, एट पॉइंट पी ऑफ द सर्किल इज और ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसको ए सी लिख सकते हैं, ए स्मॉल ए सफिक्स में सी, और ए सी मॉड और ए आर मॉड ऑफ ए आर, ए सफिक्स ए आर फॉर रेडियल एंड सी फॉर सेंट्रीपिटल, दोनों सिंबल हो सकता है, ए आर ए वेक्टर स्मॉल आर सफिक्स में और ए सी मॉड इजकल टू, और ये हम जानते हैं वी स्क्वायर बाई आर होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन v बाई आर। तो ये डी वी बाई डी टी हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मॉड, इक्वेशन 1, ये हो गया 2 रेडियल एक्सेलरेशन का मॉड। और दोनों यहाँ आप जानते हैं कि जो टेंजेंट होता है सर्किल में, ज्योमेट्री से जानते हैं हम कि जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट ड्रॉन टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो इसलिए ए टी और ए आर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि ए टी का जो डायरेक्शन है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वह एलॉन्ग द टेंजेंशियल डायरेक्शन, मतलब एलॉन्ग द टेंजेंट टू द सर्किल, और रेडियस का डायरेक्शन है इसके अलोंग पी टू ए। तो कहने का मतलब चूंकि टेंजेंट सर्किल में जो टेंजेंट होता है, एनी टेंजेंट ड्रॉन टू एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, इसलिए अब चूंकि ए टी का डायरेक्शन टेंजेंट के अलोंग है पी पॉइंट पर, जो टेंजेंट सर्किल पर ड्रॉन किए, और रेडियस उसके परपेंडिकुलर हो ही जाएगा ज्योमेट्री से। तो रेडियस जो है इधर रेडियस के अलोंग चूंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है या रेडियल एक्सेलरेशन है, इसलिए रेडियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वह इसके अलोंग दोनों के बीच, दोनों ए आर और ए टी से होकर के बीच ये इस डायरेक्शन में इसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन हो जाएगा, ये डायरेक्शन होगा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का, पी आर मान सपोज कर लेते हैं, पी आर के अलोंग इसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा, और उसका मॉड भी निकाल सकते हैं पैरेललोग्राम लॉ से। Now magnitude of resultant acceleration along PR can be given by using parallelogram law of vector addition, which is given by magnitude of resultant acceleration, magnitude of the resultant acceleration इज गिवन बाई एलॉन्ग पी आर होगा रिजल्टेंट, चूँकि रेडियल एक्सेलरेशन सेंटर के लॉन्ग है, पी ओ के लॉन्ग, और ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में, अपवार्ड डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो रहा है पार्टिकल का या ऑब्जेक्ट का सर्किल पर। तो अपवार्ड टेंजेंशियल डायरेक्शन में, अपवार्ड डायरेक्शन में एलॉन्ग द टेंजेंट ऑफ द सर्किल ए टी काम कर रहा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो दोनों का रिजल्टेंट ए टी और ए आर के बीच से पी आर के लॉन्ग एक्ट करेगा, जो कि रेडियस से अल्फा एंगल पर थी, जो रेडियस के डायरेक्शन से रेडियस के डायरेक्शन से या रेडियस से सम एंगल अल्फा पर होगा, सपोज करते हैं वो एंगल अल्फा है, तो उस अल्फा का भी कितना इंक्लिनेशन होगा, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो पी आर के लॉन्ग है उसका रेडियस के डायरेक्शन से कितना इंक्लिनेशन होगा, वो भी हम उसके लिए भी फार्मूला ऑब्टेन कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं कि क्या डायरेक्शन रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का ऑब्जेक्ट का कितने एंगल पर है वो, तो मालूम कर सकते हैं, एक फार्मूला उससे भी ऑब्टेन हो जाएगा। So now magnitude of the resultant acceleration is given by the using parallelogram law of vector addition, that is r mod is equal to root under a vector mod square plus b vector mod square plus 2 mod of a vector into mod of b vector into cos theta। तो यहाँ तो a r और a t रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसलिए दोनों के बीच का कोण 90 होगा, तो cos 90 0। तो 2ab cos थीटा वाला जो टर्म है, यहाँ ab की जगह a वेक्टर है, एक वेक्टर है ar है, दूसरा वेक्टर टेंजेंशियल है, b की जगह at है, और दोनों के बीच का एंगल 90, इसलिए थर्ड टर्म तो 2ab cos थीटा वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, तो केवल 2 ही टर्म बचेगा, ar, तो ar का मॉड स्क्वायर प्लस at का मॉड स्क्वायर, यही मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हो जाएगा। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर, और ये किधर एक्ट कर रहा है, पी आर के लॉन्ग, इक्वल टू रूट अंडर ए वेक्टर की जगह यहाँ पर ए आर वेक्टर है रेडियल, ए वेक्टर जो जनरल पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में होता है, ए आर वेक्टर का मॉड स्क्वायर प्लस, और बी वेक्टर की जगह कौन सा है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, सर्किल में टेंजेंशियल डायरेक्शन का है, या सर्किल पर जो टेंजेंट ड्रॉन किए हैं उसके लॉन्ग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ए टी है, ए टी ए वेक्टर सफिक्स में टी, ए टी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और थर्ड टर्म तो 2 mod of AR mod of AT
इंटू कॉस 90, तो कॉस 90 जीरो हो जाएगा, तो थर्ड टर्म तो इसमें होगा ही नहीं, कॉस 90 जीरो होने से तो केवल यही हो गया, यही रिजल्टेंट, ये इक्वेशन नंबर 3, यही रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन हो गया नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। जब पार्टिकल मोशन कर रहा है तो किसी पॉइंट पी पर एट टाइम टी जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन होगा वह मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू रूट अंडर ए आर मॉड स्क्वायर प्लस ए टी मॉड स्क्वायर, दैट इज रेडियल और सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन का स्क्वायर हो गया प्लस टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन का स्क्वायर, दोनों का मॉड स्क्वायर हो गया। तो ये मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूला से हम ऑब्जेक्ट कर देंगे। इस फॉर्मूला पर मैं प्रॉब्लम भी सॉल्व करूंगा जो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का होगा, एस.सी. वर्मा के बुक साहब के बुक का। अब इसका डायरेक्शन कितना होगा, रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन पी आर के लॉन्ग है तो इसका रेडियस के साथ डायरेक्शन निकालने के लिए tan अल्फा, फिर हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला tan अल्फा इक्वल टू, अब इसको यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे, एक हम रेक्टेंगल फॉर्म कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो पी पर जो एंगल फॉर्म है ए टी और ए आर के बीच में वह 90 डिग्री है, इसे एक रेक्टेंगल फॉर्म होगा पैरेललोग्राम की जगह पर, तो इसको ज्वाइन कर देंगे हम सेंटर से इसको, तो ये भी हो जाएगा ए टी, ये रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड जो होता है वह इक्वल होता है, तो ये भी ए टी हो जाएगा, ओ आर इसको ज्वाइन कर दिए और इसको भी ज्वाइन कर दें अगर हम टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन का जो डायरेक्शन है उसको भी ज्वाइन कर दें तो एक रेक्टेंगल फॉर्म हो गया। तो tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये अल्फा है एंगल, ये अल्फा एंगल किसका है, ये रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन का जो डायरेक्शन है पी आर के लॉन्ग, रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन पी आर के लॉन्ग ए वेक्टर है, तो यह ए वेक्टर रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन पी आर रेडियस के डायरेक्शन से, रेडियस ओपी है सर्किल का, उससे अल्फा एंगल फॉर्म करता है, तो tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर सामने का साइड हो जाएगा ए टी अपॉन बेस हो जाएगा पी ओ, तो पी ओ के लॉन्ग ए आर है और ओ आर के लॉन्ग परपेंडिकुलर के लॉन्ग ए टी है, तो tan अल्फा इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन एट पॉइंट पी एट एनी टाइम एट एनी इंस्टेंट टी, रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन एट पॉइंट पी एट इंस्टेंटेनियस टाइम टी at point P of the circle is tan अल्फा, हमने सपोज किया है कि वेयर अल्फा इज द एंगल विच द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन एट पॉइंट P makes टू द डायरेक्शन ऑफ रेडियस OP दैट इज R, तो tan अल्फा इक्वल टू अल्फा इंक्लिनेशन है, एंगल है, रिजल्टेंट जो एक्सेलेरेशन है ए वेक्टर पी आर के लॉन्ग उसका रेडियस के साथ इंक्लिनेशन कितना है, अल्फा है, तो tan अल्फा इक्वल टू ये सामने का साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा ओ आर अपॉन पी ओ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ओ आर क्या है, क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन में ये जो है रेक्टेंगल फॉर्म हुआ तो इसका ये चूँकि ए टी है, ये ए टी है, इसलिए ये सपोज करते हैं कि ये पी ए डायरेक्शन में, ये पी ए डायरेक्शन के अलॉन्ग एक्ट कर रहा है टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द along द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, तो पी ए के अलॉन्ग 80 है, तो ये भी ओ आर भी पी ओ आर जो होगा वह पी ए के इक्वल हो जाएगा इस रेक्टेंगल में, तो ये 80 है पी ए, देयरफॉर ओ आर इक्वल टू 80 अपॉन और पी ओ जो है पी ओ ए आर है, रेडियल एक्सेलेरेशन ए आर, और ए टी का वैल्यू है मॉड डी वी बाई डी टी, इसका वैल्यू भी लिख सकते हैं डी वी अपॉन डी टी, और रेडियल एक्सेलेरेशन का वैल्यू वी स्क्वायर बाई आर, रेडियल एक्सेलेरेशन और सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन का वैल्यू वी स्क्वायर बाई आर, तो ये अल्फा का वैल्यू निकल गया tan अल्फा, इसलिए अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 80 अपॉन ए आर कर सकते हैं हम, इस इक्वेशन 4, इससे अल्फा निकल जाएगा tan इनवर्स, देयरफॉर अल्फा जो डायरेक्शन है रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन का रेडियस के अलॉन्ग, रेडियस के डायरेक्शन के साथ, तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 80 अपॉन ए आर, और 80 का वैल्यू लिखा जा सकता है डी वी बाई डी टी, और ए आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो किसी प्रॉब्लम में अगर हम अगर भी टाइम के फंक्शन के रूप में दिया हुआ है, भी रिलेटेड है टाइम के साथ किसी एक्सप्रेशन से, तो और उस टाइम पर वेलोसिटी अगर दिया हुआ है टाइम के फंक्शन में तो मालूम है, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर हम दोनों निकाल सकते हैं डी वी बाई डी टी, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन का वैल्यू भी और रेडियल एक्सेलेरेशन का भी वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं, तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 80 अपॉन ए आर, इससे अल्फा निकल गया, दिस इज इक्वेशन, उसी इक्वेशन को 4 है तो उससे अल्फा साइड चेंज किए tan को, तो tan इनवर्स हो गया, इसको 5 लिख सकते हैं। इस प्रकार से है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रिजल्टेंट फोर्स मालूम हो, रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन मालूम हो गया, और रिजल्टेंट फोर्स भी मालूम कर सकते हैं, अगर पार्टिकल का मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो m इंटू ए दैट इज फोर्स यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रेडियल एक्सेलेरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, उसका रिजल्टेंट ए वेक्टर का मॉड इक्वल टू रूट अंडर ए आर मॉड स्क्वायर प्लस 80 मॉड स्क्वायर, और फिर उसका रिजल्टेंट जो एक्सेलेरेशन है उसका डायरेक्शन कितना होगा रेडियस के साथ, रेडियस के डायरेक्शन के साथ,
रेडियस के साथ, तो वो हम tan अल्फ़ा, इस tan अल्फ़ा का वैल्यू ये मालूम हो जाएगा। तो किसी प्रॉब्लम में अगर वेलोसिटी टाइम के फंक्शन के रूप में दिया हुआ है तो हम रेडियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और उसका डायरेक्शन भी रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का मालूम कर सकते हैं कि रेडियस के साथ उसका कितना डायरेक्शन है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको कि प्रॉब्लम्स में दिया अगर रहे तो सॉल्व किया जा सकता है। Now, solutions to some problems of the book Concept of Physics written by Dr. S.C. Verma, and 2 problems to be solved in this part, which are 7.3 and 7.20 of Chapter 7 Circular Motion of the book Concept of Physics. और दोनों प्रॉब्लम्स सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन, रेडियल एक्सेलेरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन एंड रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन इस पर बेस्ड है, जिस फार्मूला को हमने अभी डिस्कस किया है, मोशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को मैंने अभी डिस्कस किया। तो उसी पर चूँकि फार्मूला पर बेस्ड प्रॉब्लम है, इसलिए कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बुक में इस फार्मूला पर प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, तो उसको मैं उन प्रॉब्लम्स को उनमें से 2 प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, 7.3 एंड 7.20। प्रॉब्लम से फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉब्लम 7.3 इज ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 1.0 cm एट ए स्पीड गिवन बाई v इक्वल टू 2.0 t, वेयर v इज इन सेंटीमीटर एंड t इज इन सेकेंड। A, find the radial acceleration at t equal to 1 second. B, find the tangential acceleration at t equal to 1 second. And C, find the magnitude of the acceleration at t equal to 1 second. जैसा कि मैंने पहले ही कहा, अभी कुछ देर पहले जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के को डिस्कस कर रहा था कि सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन या रेडियल एक्सेलेरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी, उसका रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन भी, और यहाँ तक कि रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन भी रेडियस के साथ कितना होगा वो मालूम कर सकते हैं। उसके लिए फार्मूला हमने ऑब्टेन किया है। तो हमने कहा था कि अगर वेलोसिटी टाइम के फंक्शन में दिया हुआ हो तो हम और रेडियस भी दिया हुआ हो सर्किल का, तो हम टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में और रेडियल एक्सेलेरेशन मालूम कर सकते हैं, और उसके बाद रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन भी मालूम कर सकते हैं, वी कैन फाइंड इट। तो हेयर वेलोसिटी स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम v is equal to 2.0 t. So I am going to solve it. The speed of the particle is given by v is equal to 2.0 t, that is 2t, we can write it. और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं 1। पहले हमको निकालना है, t से सेकेंड में एक्सप्रेस है और स्पीड को सेंटीमीटर पर सेकेंड सीजीएस यूनिट में एक्सप्रेस किया गया है, और रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है इसका सर्किल का। रेडियस ऑफ द सर्किल इज 1.0 cm। सारे चीज़ सीजीएस यूनिट में है, तो इसलिए इसको सभी वैल्यू को सीजीएस यूनिट में ही छोड़ देते हैं, एसआई में चेंज नहीं करते हैं। अब मालूम करना है रेडियल एक्सेलेरेशन एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड। तो पहले तो हम रेडियल एक्सेलेरेशन मालूम करें, तब टी इक्वल टू 1 पुट करके उसका रेडियल एक्सेलेरेशन का वैल्यू मालूम हो जाएगा। तो उसके लिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर स्पीड टाइम के फंक्शन में v इक्वल टू 2t दिया हुआ है, तो इसको हम पहले डिफरेंशिएट करते हैं, तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन हमको मालूम हो जाएगा। एक्सेलेरेशन अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सर्किल के टेंजेंट के लॉन्ग, स्पर्श रेखा के लॉन्ग एक्सेलेरेशन मालूम हो जाएगा। तो डिफरेंशिएट इसको किया जाए वन को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, जिसमें कि v इक्वल टू 2t दिया है, बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिलेटिव टू टाइम विथ रिस्पेक्ट टू WRT विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया। तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा dv/dt, और यही होता है टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, और ये हो जाएगा 2 कांस्टेंट है, लेकिन t उसके साथ वेरिएबल है, तो 2 कांस्टेंट जैसे का तैसे रह जाएगा। इंटू केवल कांस्टेंट होगा तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, क्योंकि कांस्टेंट चीज़ का तो डिफरेंशिएशन होता है कि चेंज, डिफरेंशिएशन होता है एक वेरिएबल का दूसरे के साथ चेंज। तो अगर कांस्टेंट चीज़ है तो चेंज का सवाल नहीं है, तो केवल 2 रहता तो 0 हो जाता, लेकिन 2 के साथ वेरिएबल t है, तो 2 यहाँ जैसे का तैसे रहेगा, और t का डिफरेंशिएशन करेंगे d/dt ऑफ t दैट इज 1। तो d/dt ऑफ t इक्वल टू 1 दैट इज 2, ये 2 हो गया। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पर, अब यहाँ पर t इक्वल टू 1 सेकेंड पर ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन कितना हो गया, t इक्वल टू 1 सेकेंड पर, क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन था डिफरेंशिएट किए तो dv/dt, और dv/dt क्या हो गया, ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड at इक्वल टू 2
मीटर पर सेकेंड 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 1 सेकेंड पर भी होगा क्योंकि इसमें टी का फंक्शन ही नहीं है। टी अब डिफ्रेंशिएट होने के बाद केवल 2 हो गया, तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन रेडियल एक्सेलेरेशन टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड मालूम हो गया, जो कि बी है। तो पहले बी को ही सॉल्व कर लिया गया। तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होगा टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन एट टी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ए को सॉल्व करते हैं, रेडियल एक्सेलेरेशन एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड। तो रेडियल एक्सेलेरेशन क्या होता है, रेडियल एक्सेलेरेशन इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, रेडियल एक्सेलेरेशन इज वी स्क्वायर बाई आर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियल एक्सेलेरेशन इज ए आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, और भी स्पीड है v इक्वल टू 2t। तो v इक्वल टू 2t, 2 इंटू टी का स्क्वायर हो गया अपॉन आर, दैट इज 4t स्क्वायर अपॉन आर। अब चूंकि रेडियल एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड हो गया, अब हमें t इक्वल टू 1 सेकेंड पर मालूम करना है, और रेडियस दिया है, इसका रेडियस सर्किल का दिया है 1 सेंटीमीटर। तो इसमें पुट करना होगा, therefore radial acceleration at t equal to 1 second, radial acceleration at t equal to 1 second is ar equal to हमारा आया 4t स्क्वायर, ar इक्वल टू 4t स्क्वायर, t इक्वल टू 1 पुट कर देंगे यहाँ पर, 4t स्क्वायर बाई आर है रेडियल एक्सेलेरेशन के लिए, 4t स्क्वायर बाई आर dv बाई dt। और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन हमने मालूम कर लिया 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टी इक्वल टू 1 सेकेंड पर, इसलिए कि डी वी बाई डी टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन में कोई टाइम का फंक्शन नहीं है, अब टाइम से इंडिपेंडेंट हो गया, तो ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर उस पर होगा। तो ये हो गया 4 इंटू 1 स्क्वायर रेडियल एक्सेलेरेशन अपॉन रेडियस इज 1, दैट इज 4, ये 4 केवल हो गया 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियल एक्सेलेरेशन हो गया 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियल एक्सेलेरेशन 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमको मालूम करना है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलेरेशन, रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड। तो नाउ इन सी, पहले बी को ही सॉल्व कर लिया गया, उसके बाद ए टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन था, यहाँ ए टी इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, और ये रेडियल एक्सेलेरेशन हो गया, ए आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ सी फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलेरेशन एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड। तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन, चूंकि t इक्वल टू 1 सेकेंड पर दोनों हमने मालूम कर लिया है, रेडियल एक्सेलेरेशन भी और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन भी। रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन इज मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू रूट अंडर ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, ए आर इज 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस ए टी इज 2 स्क्वायर। ये हो गया 4 स्क्वायर 16 और 2 स्क्वायर 4 हो गया, दैट इज 16 प्लस 4 रूट अंडर 20, तो रूट अंडर 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड मालूम हो गया, एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड इज रूट अंडर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो फॉर्मूला हमने यूज किया रूट थी मॉड ऑफ ए वेक्टर, रिजल्टेंट ए वेक्टर इज द मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर इज द रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन है, जो अभी हमने फॉर्मूला भी डिस्कस किया था नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू रूट अंडर ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, और ए आर जो है 2 सेकेंड पर हमने रेडियल एक्सेलेरेशन या सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन मालूम किया था 4, तो 4 स्क्वायर, और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन टी इक्वल टू 1 सेकेंड पर कितना आया, टी इक्वल टू 1 सेकेंड पर ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट अंडर 16 प्लस 4 रूट अंडर 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मालूम हो गया रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन का वैल्यू। और बी में टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन का वैल्यू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर टी इक्वल टू 1 सेकेंड पर, और रेडियल एक्सेलेरेशन का वैल्यू ए का वैल्यू ए पार्ट का वैल्यू ए आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, रेडियल एक्सेलेरेशन इज सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन, तो वी स्क्वायर बाई आर, वी का वैल्यू 2t रख दिया, स्क्वायर अपॉन आर 4t स्क्वायर बाई आर, टी का वैल्यू 1 सेकेंड पर मालूम करना है तो t 1 रख दिए, और r इक्वल टू रेडियस 1 सेंटीमीटर प्रॉब्लम में दिया हुआ है। नाउ प्रॉब्लम नंबर 7.20 of the book concept of physics. A car goes on a horizontal circular road of radius capital R, the speed increasing at a constant rate dv by dt is equal to a, the friction coefficient between road and the tire is mu, find the speed at which the car will skid. एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड है, सर्कुलर रोड जो कि लेवल्ड है,
उसमें उसमें बैंकिंग नहीं है, ढाल नहीं है, स्लोप नहीं है, और वहाँ से कोई उस रोड का जो सर्कुलर रोड का रेडियस कैपिटल आर है, और वहाँ से एक मोटर कार निगोशिएट कर रही है, पास कर रही है, और उसका स्पीड इंक्रीज कर रहा है, dv/dt इक्वल टू ए, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इक्वल टू एक्सेलेरेशन। और टायर, मोटर कार का टायर और रोड के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया है, तो फाइंड द स्पीड एट विच द कार विल स्कीड। उस स्पीड को मालूम करना है जिससे कि कार वहाँ उस सर्कुलर रोड पर स्कीड कर जाएगा। तो हम जानते हैं, वी नो डैट एट ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टायर एंड रोड प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स टू ए व्हीकल। सर्कुलर रोड पर जो सर्कुलर लेवल रोड होता है, तो वहाँ से गुजरने वाले मोटर कार को या मोटर गाड़ी को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रदान होता है फ्रिक्शनल फोर्स से। तो हेयर सेंट्रीपिटल फोर्स एट द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड, एट द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज है, कोई उसमें बैंकिंग नहीं है, स्लोप नहीं है, ढाल नहीं है। सर्कुलर रोड जो फोर्स होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन द जो फोर्स फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड, फ्रिक्शन फोर्स हो गया एफ, वह प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स होगा mv²/r, सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो रिजल्टेंट होगा फ्रिक्शन फोर्स एफ स्मॉल एफ हो गया, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया FC, ये फ्रिक्शन फोर्स स्मॉल एफ, सेंट्रीपिटल फोर्स FC। और सेंट्रीपिटल फोर्स होता है कितने की थी, फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इंटू एन इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द रोड एक्टिंग ऑन द मोटर कार, और इट इज बैलेंस बाई इट्स वेट। तो एफ इक्वल टू हो गया म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टायर रोड कार का टायर्स और रोड के बीच में दिया है म्यू इंटू एन इक्वल टू mg, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg, और फोर्स हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r होता है, लेकिन m इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है, तो यहाँ पर दोनों एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा और रेडियल एक्सेलरेशन भी होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन भी होगा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा, दोनों एक्सेलरेशन होगा। तो इसलिए मास इंटू mv², सेंट्रीपिटल फोर्स होता है m इंटू फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, यहाँ जो फोर्स होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो v²/r होता है, लेकिन यहाँ एक्सेलरेशन जो होगा वह दोनों हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का v² ए इक्वल टू v²/r प्लस ये हो जाएगा स्पीड इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा v²/r प्लस dv/dt टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसका स्क्वायर हो गया m इंटू ए इज द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन FC, और यहाँ पर f इक्वल टू हो गया म्यू इंटू n इक्वल टू mg हो गया, और यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन m, कैपिटल M, मास ऑफ द व्हीकल मोटर कार, एंड एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल माने रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन ये है, और ए इक्वल टू हमने फॉर्मूला निकाला ए इक्वल टू √v²/r इंटू dv/dt का स्क्वायर, m इंटू ए, और ए का वैल्यू हो गया कितना v²/r इंटू dv/dt का स्क्वायर। ए का वैल्यू रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का वैल्यू √ इसको कर दें v²/r मतलब AC² प्लस AT², तो ए का वैल्यू नेट एक्सेलरेशन रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है, तो ए का वैल्यू हो गया v²/r प्लस dv/dt का स्क्वायर। अब दोनों साइड से m से m कैंसिल हो गया, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, जिससे हमको स्पीड मालूम करना है भी, जिससे कि मोटर कार वहाँ स्कीड कर जाएगा उस सर्कुलर रोड पर। द स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट μ², देयरफॉर μ² g² इक्वल्स टू ये हो गया v²/r प्लस dv/dt, रूट समाप्त हो जाएगा इधर dv/dt का स्क्वायर, और हमें भी मालूम करना है, तो इसमें μ² g² माइनस dv/dt, एंड dv/dt a, dv/dt दिया है a, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी स्पीड इज एक्सेलरेशन, इक्वल टू हो गया कितना μ² इक्वल टू v²/r। हमें मालूम करना है स्पीड, तो इसलिए स्पीड अब इससे मालूम हो जाएगा इस इक्वेशन से, और v² इक्वल टू और v², यहाँ पर v² है, a इक्वल टू v²/r, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v²/r और उसका स्क्वायर है, तो यहाँ पर v² का r का स्क्वायर हो जाएगा v²/r का स्क्वायर, डेट इज v4/r², ये हो जाएगा v4/r²।
चूँकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए जो होता है ए इजकल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए इजकल टू ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ए इजकल टू रूट अंडर ए सी स्क्वायर ए आर स्क्वायर और ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर का मतलब है रेडियल ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, और ए आर होता है वी स्क्वायर बाई आर, तो इसलिए देयरफॉर यहाँ ए आर इजकल टू वी स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए टी इजकल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डी वी बाई डी टी का होल स्क्वायर। तो इसी वैल्यू को हमने लिखा है, ये आपका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ए इजकल टू रूट अंडर ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, और ए स्क्वायर का वैल्यू वी स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर प्लस डी वी बाई डी टी का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया V4 वी स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर, तो V4 बाई आर स्क्वायर, और यहाँ V4 अपॉन आर स्क्वायर यहाँ भी। देयरफॉर नाउ वी हैव फ्रॉम हेयर फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द बोर्ड V4 इजकल टू V4 और V4 इजकल टू RHS को LHS में कर देते हैं, V4 इजकल टू आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर लेफ्ट हैंड साइड में, आर स्क्वायर म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस डी वी बाई डी टी इजकल टू ए, डी वी बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज एक्सेलरेशन, ए स्क्वायर इतना हो गया। इसलिए भी मालूम करना है तो भी इजकल टू हो जाएगा आर स्क्वायर म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इधर 1/4 हो जाएगा, RHS में पावर 1/4 हो जाएगा, इधर से LHS से पावर 4 हटाएंगे तो इधर RHS में 1/4 हो जाएगा। तो यही स्पीड होगा, यही स्पीड है भी इजकल टू अंडर ब्रैकेट आर स्क्वायर और उसके बाद म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, ये अंडर ब्रैकेट बी ब्रैकेट कर देते हैं तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर अंडर ब्रैकेट ए स्क्वायर म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी वी बाई डी टी इजकल टू ए है प्रॉब्लम के अनुसार, तो ये डी वी बाई डी टी की जगह ए रख दिया यहाँ, डी वी बाई डी टी की जगह ए स्क्वायर और पावर 1/4 हो जाएगा, पावर इधर भी का पावर 4 है उधर जाके 1/4, तो यही स्पीड ऑफ द कार हो जाएगा जिससे कि वह उस सर्कुलर रूट से पास करते हुए स्कीड कर जाएगा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, और इसी के साथ ये पार्ट समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।